This is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet. I would like to thank all the students who subscribed my channel and I welcome all of you on Gate Chemical Planet. तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि IOCL का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कीजिए, क्योंकि IOCL का एग्ज़ाम जो है उसकी डेट आ गई है 29 नवंबर है डिप्लोमा वालों स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो हेयर आई एम डिस्कसिंग दी IOCL प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दी ईयर 2017। 2017 का IOCL का जो पेपर था उसमें 50 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर मैं उसके 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है बट क्वेश्चन जो हैं वो आपको सारे सेम मिलेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस जो हैं वो 2017 के पेपर से मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैंने बहुत टाइम से पेपर बनाया था और मैं सोच रही थी कि जब पेपर होगा तब उसको मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, जिससे आप लोगों को सीखने को मिल सके और आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो पर बने रहिएगा। आप लोगों को इस तरह की सीरीज़ आपके पेपर से रिलेटेड मिलती रहेंगी और आप लोगों की हेल्प के लिए गेट केमिकल प्लानेट हमेशा तैयार रहेगा। तो सभी बच्चों का पेपर अच्छा हो, सभी लोग IOCL MRPL कहीं ना कहीं किसी PSU में सेलेक्ट हो जाएं, यही मेरे जो है एम रहता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कौन सा है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ पेट्रोलियम कोक इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन विच प्रोसेस। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो पेट्रोलियम कोक है वो बनाया जाता है और वो रिफाइनिंग में कौन सी यूनिट में बनाया जाता है। तो जो पेट्रोलियम कोक होता है वो यहाँ पर मैं आपको उसके बारे में कुछ डेटा बताना चाहूँगी। पेट्रोलियम कोक इज़ ऑल्सो नोन एज पैट कोक और दी कोक्स। ओके, और पेट्रोलियम कोक जो है वो रिफाइनिंग में कोकर यूनिट में बनाया जाता है और उसको बोलते हैं डिलेड कोकर यूनिट। जो इसका फीड स्टॉक होता है वो होता है रेसिडुअल ऑयल्स फ्रॉम दी प्राइमरी डिस्टिलेशन और अदर यूनिट्स। ओके, तो जो रेसिडुअल ऑयल्स होते हैं उसको हाई टेम्परेचर पर जो है हीटअप किया जाता है और आपको मिलता है पेट्रोलियम कोक, और इस पेट्रोलियम कोक को हम कहते हैं ग्रीन कोक। और जो ये ग्रीन कोक होता है ये कैसा होता है, ये अनप्रोसेस्ड कोक होता है। इसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है और फर्दर प्रोसेसिंग करके हमें डिफरेंट टाइप्स के पेट्रोलियम कोक ग्रेड मिलते हैं, जिसमें पहला ग्रेड होता है फ्यूल ग्रेड कोक और दूसरा ग्रेड होता है एनोड ग्रेड कोक। जो फ्यूल ग्रेड कोक होता है वो हाई होता है सल्फ़र कंटेंट में और मेटल कंटेंट में। ठीक है, और जो एनोड ग्रेड कोक होता है वो लो होता है सल्फ़र में और मेटल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से जो 2 ग्रेड्स आते हैं वो हमें मिल जाते हैं और उनसे फिर हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स के जो है पेट्रोलियम कोक्स बनाते हैं, वो मैं आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जानना ये ज़रूरी है कि जो पेट्रोलियम कोक मैन्युफैक्चर किया जाता है रिफाइनरीज़ में वो कौन सी यूनिट में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डिलेड कोकर यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टिक कर देती हूँ डिलेड कोकर यूनिट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी देना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स IOCL और MRPL और मैंने HPCL पे और RCFL सीरीज़ बनाई थी वो नहीं देखे हैं, वो IOCL के स्टूडेंट्स उन सारी सीरीज़ को देख कर जाएँ, क्योंकि PSUs में क्वेश्चन पूछने का जो एक तरीका होता है वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दूसरी सीरीज़ में बनाए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो जिन लोगों का IOCL का एग्ज़ाम है, जितने भी स्टूडेंट्स IOCL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो मेरी सारी सीरीज़ फुल प्लेलिस्ट जो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माई लास्ट वीडियोज़ ऑन द RCFL सीरीज़, HPCL series, MRPL series, then the link of all the videos are given in the description box. Go to the link and watch the full playlist there. It is very very beneficial for all of you, those who are going for the PSU's examination. Okay, so it is very beneficial. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। Which pump is used to transport chemical substances? तो ये कह रहे हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस को पंप करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा पंप यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि जो
डोजिंग ऑफ केमिकल्स की जाती है इंडस्ट्री में, इट इज़ डन बाय द रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स। आप लोग जब किसी केमिकल इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जब केमिकल्स की डोजिंग की जाती है तो वो कौन से पंप की हेल्प से की जाती है, वो रेसिप्रोकेटिंग पंप से की जाती है। तो यहाँ पर जो केमिकल का सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, वो हो रही है कि जो केमिकल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कौन से पंप से ले जाए जाते हैं। डोसिंग उसे बोलते हैं, डोसिंग करना केमिकल्स की, और वो कौन से पंप से की जाती है, तो वो रेसिप्रोकेटिंग पंप से की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 का आंसर ए होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज द एलपीजी इज मैन्युफैक्चर्ड इन विच यूनिट। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी होती है वो कौन सी यूनिट में बनाई जाती है। ठीक है, कौन सी यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग उसकी होती है। डिलेड कोकर यूनिट और रेसिड फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट, आरएफसीसी यूनिट बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट जिसको कि एडीयू बोलते हैं, और ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो आपका एलपीजी होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी एडीयू में भी मिलती है, वो आपकी आरएफसीसी यूनिट में भी मिलती है, डिलेड कोकर यूनिट्स में भी मिलती है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट स्लेट आती है, जब हमारे पास प्रोडक्ट स्लेट आती है, चाहे वो प्राइमरी डिस्टिलेशन से हो चाहे वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग से हो, प्राइमरी प्रोसेसिंग और सेकेंडरी प्रोसेसिंग दोनों ही प्रोसेसिंग में हमें एलपीजीज मिलती हैं। तो जो प्रोडक्ट स्लेट होता है प्राइमरी प्रोसेसिंग से और सेकेंडरी प्रोसेसिंग से, उन दोनों में ही हमें एलपीजी रिकवर्ड होती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर, इन सारी यूनिट से हमें एलपीजीज मिलती है। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोल इज़। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पेट्रोल जो होता है, जो आप लोग अपनी बाइक में यूज़ करते हो, ठीक है, स्कूटी में डाला जाता है पेट्रोल, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पेट्रोल का मतलब क्या है। पेट्रोल, हम इंडिया में उसका नाम है पेट्रोल, पर यहाँ पे उसको वैसे गैसोलीन बोला जाता है, ग्लोब लेवल पे इसको बोलते हैं गैसोलीन। गैसोलीन जो होता है वो एक फ्लेमेबल लिक्विड होता है। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की ये बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन होती है कि द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब ये पूछ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हमें पेट्रोल का कितना मिलता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा पेट्रोल या गैसोलीन होता है उसकी रेंज क्या होती है। वो हमें मिलता है C4 to C12 में, और इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है पैराफिन्स, एल्कीन्स और हमारे साइक्लो एल्केन्स। एल्कीन्स मतलब ओलिफिन्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसमें ओलिफिन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वैसे इनहेरेंटली क्रूड ऑयल में ओलिफिन्स प्रेजेंट नहीं होते। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग कर लेते हैं, तो क्या होता है कि ओलिफिन्स प्रोसेसिंग के दौरान जनरेट होते हैं, वैसे इनहेरेंटली प्रेजेंट नहीं होते। पेट्रोल में एल्कीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो पेट्रोल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आता है 35 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पेट्रोल के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दी है। आपको अगर नहीं पता तो आप मेरे इन नोट से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन मैंने सारे क्वेश्चंस का, जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता था, उन सब का मैंने ऐड कर दिया है, ताकि आपको यहाँ से कहीं पर भी और देखने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी अपनी विश है, अदरवाइज आई हैव एडेड एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे तो नहीं मिलता है, बहुत कम है। 120-150 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा रेंज हो जाएगी, ये पेट्रोल की रेंज नहीं होती है। 150 to 180 भी नहीं होती है। तो 35 डिग्री से लेकर 35 डिग्री भी सही है, 40 भी सही है, अगर लिखा है कहीं कहीं पे 40 डिग्री लिखते हैं वो भी सही होगा। तो आप 30 अगर लिखा है तो 30 से स्टार्ट मान सकते हैं, पर 35 इसकी ओरिजिनल रेंज होती है। अगर 40 लिखा है 40 डिग्री सेल्सियस तो वो भी सही होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं बढ़ूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम Cr, ठीक है, Cr इन Na2Cr2O7। यहाँ पर आपको दिया गया है सोडियम डाइक्रोमेट, Na2CO3O7 को बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। इसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कलर होता है इसका, ऑरेंज शेड ऑफ कलर होता है, हल्का ऑरेंज शेड कलर आता है इसका सोडियम डाइक्रोमेट का। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसमें जो है वो क्रोमियम की जो है आपकी क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अगर लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट तो भी यही बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। ये क्वेश्चन वैसे तो टेक्निकल का नहीं बनता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ जाते हैं, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। तो जिन बच्चों को नहीं आता है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ऑक्सीजन के लिए मैंने लिखा है ऑक्सीजन हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। सोडियम Na का जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1। तो यहाँ पे जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो उसको विद साइन ही रखिए, अदरवाइज़ आपका गलत हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो हमने मान लिया कि क्रोमियम की हमें नहीं पता, पूछी गई है, हमने उसकी X मान ली। अब क्या हो जाएगा कि इसका एक फार्मूला होता है कि जितनी भी आपने निकालनी है वो सब विद साइन रख के मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं फार्मूले में, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो 6 आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर दी है वैल्यू, आप इसको निकाल लीजिएगा और विद साइन रखिएगा, चेक कीजिएगा x की वैल्यू 6 आ रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है Cr का वो 6 आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो पूछ लेना। और यहाँ पर आ गया है 6 क्वेश्चन नंबर, द फुल फॉर्म ऑफ CBFS, LDO एंड SKO। ये तीनों की फुल फॉर्म्स पूछी गई थी और आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए गए थे, जो थोड़े से बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको मैं आप लोगों को एक तरीका बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखो, C की फुल फॉर्म होती है कार्बन, B की होती है ब्लैक, F की होती है फीड और S की होती है स्टॉक, ठीक है। फॉल्स नहीं होगी, यहाँ पे यह ध्यान रखना कि CBFS में जो F है उसका मतलब होता है फीड और S का मतलब होता है स्टॉक, यानी कि कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक। LDO में जो L होता है वो होता है लाइट और D होता है डिस्टिलेट और O होता है ऑयल, तो आपका बनेगा लाइट डिस्टिलेट ऑयल। S का मतलब होता है सुपीरियर, K का मतलब होता है केरोसिन और O का मतलब होता है ऑयल। इसका मतलब SKO का मतलब हुआ सुपीरियर केरोसिन ऑयल। तो यहाँ पर आपको इन सब के अगर वर्ड्स के जो हैं याद रखने हैं, उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आपका होता है एक मैनुअल होता है, इंडस्ट्री मैनुअल होते हैं। अगर आप किसी भी PSU का पेपर देने जा रहे हैं तो उस इंडस्ट्री का मैनुअल अगर वेबसाइट पे दिया है तो आप वहाँ से निकाल के ये सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। मैंने भी वहाँ से देखी हैं, पढ़ी हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो CBFS है उसका मतलब होगा कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक, लाइट डिस्टिलेट ऑयल LDO एंड SKO सुपीरियर केरोसिन ऑयल। तो आप लोग जिन लोगों ने इंडस्ट्री के मैनुअल्स पढ़े होंगे उनको ये सारी चीज़ें इजी लगेंगी, उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो एक बार आप लोग इंडस्ट्रियल मैनुअल्स को ज़रूर पढ़िए अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी PSU का, तो उसके मैनुअल्स में ये सारी चीज़ें जो हैं एब्रिविएटेड फॉर्म्स की फुल फॉर्म्स वहाँ पे दी होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। द सीटेन नंबर ऑफ डीजल ऑयल फॉर ट्रक। तो ये पूछ रहे हैं कि जो ट्रक्स होते हैं, ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। हमारे इंडिया में जो ट्रक्स यूज़ होते हैं उनमें जो डीजल ऑयल यूज़ किया जाता है उसका सीटेन नंबर कितना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ सीटेन नंबर। सीटेन नंबर इज़ द इंडिकेशन ऑफ इग्निशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीजल ऑयल। हायर द सीटेन नंबर एंड बेटर इट्स इग्निशन प्रॉपर्टी। तो जितना ज़्यादा आपका सीटेन नंबर होगा, डीजल ऑयल की जो इग्निशन प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उतनी अच्छी मानी जाती हैं। और सीटेन नंबर क्या इंडिकेशन होता है, इग्निशन कैरेक्टरिस्टिक्स का इंडिकेशन होता है डीजल ऑयल के लिए। डीजल ऑयल के लिए ही सीटेन नंबर यूज़ किया जाता है। अगर हम सीटेन नंबर की रेंज की बात करें तो 40 to 50 जो होती है या 55 तक
40 to 55 मान के चलते हैं कि डीजल ऑयल की रेंज होती है C10 नंबर की। लेकिन यहाँ पे ट्रक्स की बात हो रही है, तो ट्रक्स के केस में जो डीजल ऑयल के लिए C10 नंबर की रेंज होती है वो होती है 35। अगर आप लोगों को नहीं पता है, अदरवाइज़ आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रक्स के केस में यहाँ पे स्पेशली पूछा गया है, अदरवाइज़ आप 46 को भी टिक कर सकते थे। 46 भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता था अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि द C10 नंबर ऑफ डीजल ऑयल, ठीक है। अगर C10 नंबर पूछा जाता डीजल ऑयल के लिए तो आप 46 को ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रक्स के लिए पूछा गया है स्पेशली, तो 35 होगा ट्रक्स के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपके लिए लिख दिया है कि स्टडी द मैनुअल ऑफ इंडस्ट्री फॉर फुल फॉर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। अगर आप जानना चाहते हैं, आपके पास टाइम अब कम है, अदरवाइज बाद में जब आपको टाइम मिले तो आप इंडस्ट्रियल मैनुअल्स को पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि आपको ऐसी चीज़ें वहाँ पे फुल फॉर्म्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्राइमरी एयर इज सप्लाइड टू बर्नर इन फर्नेस फॉर विच पर्पस। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो फर्नेस होती है, ठीक है, उसमें प्राइमरी एयर इज सप्लाइड टू बर्नर, प्राइमरी एयर सप्लाई की जाती है बर्नर्स को फर्नेस में, क्यों की जाती है। तो मैं प्राइमरी एयर्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी। प्राइमरी एयर्स होती है और सेकेंडरी एयर्स होती हैं जो कि हम फर्नेस में प्रोवाइड करते हैं बर्नर को, ठीक है। तो प्राइमरी एयर का क्या फंक्शन होता है। प्राइमरी एयर क्या करती है, इट कंट्रोल द रेट ऑफ कंबशन एंड अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट कैन बी बर्नड। तो सबसे पहले तो ये कंट्रोल करती है रेट ऑफ कंबशन को और अमाउंट ऑफ फ्यूल को जो कि जलने वाला होता है, बर्न करने वाला होता है। और क्या करती है प्राइमरी एयर्स, इट प्रोवाइड्स अ परसेंटेज ऑफ द कंबशन एयर, ठीक है। इट इज़ द एयर सप्लाइड टू द फर्नेस विद द फ्यूल। तो ये बेसिकली रेट ऑफ कंबशन को कंट्रोल करती है। तो जब ये रेट ऑफ कंबशन को कंट्रोल करती है तो ये हमें क्या करती है, ये हमें स्मूथ बर्निंग भी प्रोवाइड करती है प्राइमरी एयर, ठीक है। और जो सेकेंडरी एयर्स होती है, इट इम्प्रूव्स द कंबशन एफिशिएंसी बाय प्रमोटिंग द फ्यूल टू बर्न कम्प्लीटली। ये क्या करती है, कंबशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है बाय प्रमोटिंग फ्यूल टू बर्न कम्प्लीटली। It is introduced into the burner, into the furnace above or around the flame to promote the combustion, ठीक है। कंप्लीट कंबशन को प्रमोट करती है सेकेंडरी एयर। तो अगर हम प्राइमरी एयर की बात करें तो प्राइमरी एयर एक्सेसिव सप्लाई नहीं देती, टू सप्लाई एक्सेसिव एयर यूज़ नहीं की जाती और मिनिमाइज फ्यूल कंबशन। फ्यूल कंबशन को कम करने में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को लिखा। तो मुझे इसका आंसर जो है वो फॉर स्मूथ बर्निंग के लिए लगता है कि प्राइमरी एयर स्मूथ बर्निंग के लिए भी की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8th का आंसर है ए फॉर स्मूथ बर्निंग। प्राइमरी एयर जो है वो स्मूथ बर्निंग देती है, क्योंकि शुरू में आपको कंप्लीट बर्निंग नहीं चाहिए होती है, आपको धीरे धीरे बर्निंग स्टार्ट होती है, तो स्मूथ बर्निंग चाहिए होती है। तो वहाँ पे प्राइमरी एयर स्मूथ बर्निंग देती है और जो सेकेंडरी एयर होती है वो क्या करती है, कंबशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है और कंप्लीट बर्न को प्रमोट करती है। 9th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हीट ट्रांसफ़र मैथड यूज्ड इन हीट एक्सचेंजर। तो ये पूछ रहे हैं कि हीट एक्सचेंजर में कौन सा हीट ट्रांसफ़र मेथड यूज़ होता है। कौन कौन से हीट ट्रांसफ़र के मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। यहाँ पे कन्वेक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन हीट एक्सचेंजर की अगर हम बात करें तो हीट एक्सचेंजर में कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है और रेडिएशन भी होता है। तो इस क्वेश्चन में बोथ आंसर होंगे, ए और बी सही होंगे। अगर यहाँ पर कन्वेक्शन दिया होता तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते थे, कन्वेक्शन भी होता है। तीनों मोड जो होते हैं वो हीट एक्सचेंजर में होते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। तीनों ही जो होते हैं हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स या मोड वो हीट एक्सचेंजर में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को फील कीजिए, उसके बाद उसका आंसर दीजिए, ठीक है, कि हीट एक्सचेंजर में ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हीट एक्सचेंजर में जो कंडक्शन होगा वो आपका मेटल में होगा और वाटर है वहाँ पे, हॉट वाटर है, हॉट फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड है, तो कन्वेक्शन भी होगा।
रेडिएशन भी होगा। तो तीनों ही मोड जो होंगे वो होंगे। क्वेश्चन नंबर 10th 11th और 12th के लिए मैं आपको हिंट दूंगी, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और मैं देखूंगी सबसे पहले आंसर कौन देता है। और जिन्होंने आज सबसे पहले आंसर दिया था एलपीजी वाले क्वेश्चन का और केरोसिन में जो कंपैरिजन था उसका, मैंने उनको आंसर बता दिया था, कमेंट कर दिया था आंसर। तो आप लोग भी अगर ऐसे आंसर सबसे पहले कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर आप लोगों को वहीं पर बता दूंगी कि करेक्ट है, यस लिख दूंगी। तो आप लोग इस तरह से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालते जाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। और ये एक तरह की आपके लिए टेस्ट सीरीज़ है, फ्री टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आप अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दोबारा से लर्न कर सकते हैं, उनको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा अगर आप क्वेश्चन को रिवाइज़ करके जाएं। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दूंगी कि ह्यूमन बॉडी में 4 एलिमेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा अबंडेंट। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और उनका परसेंटेज जो होता है वो वेरी करता है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, देन वी विल डिस्कस। हीट ट्रांसफ़र मेथड यूज्ड इन फर्नेस, अब पूछ रहे हैं कि फर्नेस में कौन सा हीट ट्रांसफ़र मेथड यूज़ किया जाता है। तो आप इसका आंसर देखिए क्या होगा। मैंने अभी आप लोगों को हिंट दिया था हीट एक्सचेंजर वाले में, वही यूज़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12th में कह रहे हैं द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, तो ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, आप इसको कमेंट कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तीनों। तो अब मैं बढ़ूँगी आगे के क्वेश्चंस की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रेयरली अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर 4 गैस के एग्जाम्पल आप लोगों को दिए हैं, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ZXE, XE का मतलब होता है जेनॉन, ठीक है, और HE मतलब हीलियम, NE मतलब नियॉन, AR मतलब आर्गन। तो यहाँ पर नोबल गैसेस और रेयर गैसेस या इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर में कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। एयर में आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसके अलावा ये जो वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है, उसके अलावा ये नोबल गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर जो नोबल गैसेस होती हैं उसमें नियॉन के बारे में अगर मैं बाय वॉल्यूम बात करूँ कॉम्पोजिशन की, तो नियॉन जो होता है वो होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ठीक है, 0.0018%। जियॉन जो होगी वो होगी 0.50, जीरो पॉइंट के बाद 5 जीरो है यहाँ पे, 0.0009%। हीलियम कितना होता है, 0.0030 है और 524% होगा। आर्गन कितना होता है, 0.9340%, और क्रिप्टन होता है 0.000114। यानी कि जीरो के बाद कितने पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास, पॉइंट के बाद हमारे आ रहे हैं, पॉइंट के बाद हमारे 3 जीरो हैं इसमें, और फिर है 114%। और रेडॉन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेडॉन और ये सारे जितने भी होते हैं ये बहुत ही कम परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं, और ये सब मिलके 1% के अराउंड आते हैं, टोटल 1% के अराउंड आते हैं एयर में, ठीक है। तो इनमें अगर हम देखें तो रेडॉन हमें नहीं पूछा गया है, लेकिन हम औरों से अगर कंपेयर करें तो जिनॉन जो है वो सबसे कम प्रेजेंट है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रेयरली अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर, ये होगा आपका जिनॉन आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका आंसर है ए। और मैं आपको बताऊं कि जो जियॉन होता है इट इज़ यूज्ड इन एरोस्पेस इंडस्ट्री, इसका जो एप्लीकेशन होता है वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबकी परसेंटेज जो है वो आप लोगों को बता दी है, ताकि अगर एग्ज़ाम में किसी की भी परसेंटेज आती है, क्रिप्टन की भी पूछी जा सकती है, आर्गन की भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हीलियम, नियॉन, जियॉन, क्रिप्टन, ये सब मैंने आपको परसेंटेज जो है बता दी है। आप यहाँ से याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी है और सबसे कम कौन सी है। तो आर्गन जो है वो आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है। आर्गन के बाद होती है आपकी हीलियम, फिर होती है क्रिप्टन, फिर होती है नियॉन, फिर होती है जिनॉन, और सबसे लास्ट में होता है रेडॉन, ठीक है। तो यहाँ पर 14th क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ेंगे, तो इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ। द ब्लू कलर हैज़ डैश वेव लेंथ देन द रेड, ये पूछ रहे हैं
कि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो रेड से क्या होती है, लॉन्गर होती है, शॉर्टर होती है, उसके इक्वल होती है, या नन ऑफ दीज होती है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें वेवलेंथ को याद करना पड़ेगा कि रेड की और ब्लू की और वॉयलेट भी अगर पूछ लेते हैं तो रेड, ब्लू और वॉयलेट की पूछ ली जाती हैं तो उनकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो नैनोमीटर्स में मैंने यहाँ पर वेवलेंथ लिखी हुई है। रेड की होती है 780 to 622, ये मैंने अपोजिट करके बताया है, और आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 622 to 780। और यहाँ पे ब्लू कलर की स्टार्ट होती है 492 से 455 तक। तो आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो रेड से शॉर्टर है, कम है। वॉयलेट की होती है 455 to 390। वॉयलेट की भी पूछ सकते हैं, येलो की भी पूछ सकते हैं, आप येलो की भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 की ऐड की हुई हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा शॉर्टर। ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो रेड से कम होती है, शॉर्ट होती है। रेड की ज़्यादा होती है, 780 नैनोमीटर्स टू 622 नैनोमीटर्स कहलाती हैं। अब हम बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैं आप लोगों के साथ वीडियो के अंत तक बनी रहूँगी और वीडियो के बाद तक भी बनी रहूँगी। जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं आ जाएगा तब तक मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए और अपनी फ्री टेस्ट सीरीज़ का आनंद लीजिए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं 2017 के पेपर के बचे हुए जो 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और अभी आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उनकी जो वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो पे, चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 15वां क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगी। पेट्रोलियम कोक इज़ यूज्ड फॉर। यहाँ पे पेट्रोलियम कोक के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं IOCL के पेपर में। मतलब कोक के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और केरोसिन के ऊपर पूछे गए हैं, पेट्रोल के ऊपर पूछे गए हैं। मैं आप लोगों को और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको पता चलेगा कि रिफाइनिंग से रिलेटेड IOCL में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एज़ कम्पेयर टू RCFL एंड HPCL। तो मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताती रहूँगी इसके बारे में। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि जो पेट्रोलियम कोक होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि मैं टाइप्स ऑफ कोक को बताऊंगी लास्ट वाली स्लाइड में। टाइप्स ऑफ कोक आर ऑफ 4 टाइप्स। देर आर 4 टाइप्स ऑफ कोक: नीडल कोक, हनीकॉम्ब कोक, स्पॉन्ज कोक और शॉर्ट कोक, ठीक है। तो इसको मैं बता रही हूँ कि जो नीडल कोक होता है ना आपका, वो हाईली क्रिस्टलाइन कोक होता है, और इसका जो यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड्स फॉर दी स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो नीडल कोक का यूज़ किया जाता है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो अगर आपसे ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम कोक का क्या यूज़ है, तो देखो पेट्रोलियम कोक कुकिंग में तो यूज़ होता नहीं है ना। खाना बनाने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी नहीं बनाए जाते इससे, ठीक है। और बर्तन नहीं बनाए जाते, है ना। कुकिंग की बात हो रही है, कुकिंग की बात तो नहीं हो रही है ना, कुकिंग की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है। तो बर्निंग पर्पस में भी यूज़ नहीं होते हैं, और इससे बनाए जाते हैं नीडल कोक से। नीडल कोक जो एक तरीके का टाइप ऑफ कोक होता है, वो हाईली क्रिस्टलाइन कोक होता है, और उसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड्स बनाने में। अगर यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड्स लिखा है तो वो भी यही बात कह रहे हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दी स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम कोक से हम क्या बनाते हैं, पेट्रोलियम कोक का यूज़ कहाँ पे होता है, इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो इसका सही आंसर होगा 15। तो जिन क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों को नहीं बताए हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। मेरे साथ वीडियो पर अंत तक बने रहिए और इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिए। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है अगर आप IOCL का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने IOCL का ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप HPCL की प्रीवियस ईयर सीरीज़, RCFL की प्रीवियस ईयर सीरीज़, जिनमें मैंने 8-8, 7-8, 10-10 वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सीरीज़ है। आपको तो ये होना चाहिए कि आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहा है आप उसको देख के जाइए, जिससे आपको आइडिया मिल जाए। आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। PSUs में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो थोड़ा बहुत सेम ही रहता है, तो जो भी क्वेश्चन दूसरे पेपर में आए हुए हैं वो आपके लिए तो बेनिफिशियल हो ही सकते हैं। तो आप मेरी सीरीज़ को ज़रूर देखिए और गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।